नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो न्यू पेंशन स्कीम और जो नई पेंशन योजना आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये दोनों पेंशन स्कीम में से कौन सी पेंशन स्कीम का आपको चुनाव करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट है जो कुछ ही दिनों के बाद में, मुझे लग रहा है मार्च या अप्रैल के मंथ में आप लोगों से यानी कि ऑप्शन फॉर्म मांग लेगी कि आपको एनपीएस सेलेक्ट करना चाहिए या फिर यूपीएस, यानी जो आप चूज करना चाहेंगे उसका ऑप्शन फॉर्म आपसे भरवा लिया जाएगा कि आपको एनपीएस स्कीम में जाना है या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना है। ठीक है, आपको एनपीएस में बने रहने के लिए आप एनपीएस में रह सकते हैं, और यूपीएस में अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप जा सकते हैं। उसके लिए आप पूर्ण आजाद हो, इसका ऑप्शन आपको गवर्नमेंट है जो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब सर पहली बात तो ये कि ठीक है सर, हम इन दोनों पेंशन योजनाओं के बारे में हमें जानकारी 1 अप्रैल को हो जाएगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गैजेट जारी हो जाएगा। लेकिन क्या आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेनी चाहिए या फिर आपको एनपीएस में ही रहना चाहिए? तो आज हम इसके बारे में डिटेल हम एक क्या ना स्टडी करेंगे, और स्टडी इस आधार पर करेंगे जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उनके जो कॉर्पस और पेंशन को लेकर के जो हमने आकलन किया था, तो हम उसी कॉर्पस को इसके अंदर रखेंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मेरी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर थी वो, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। उसका रीजन क्या है कि वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों पेंशन स्कीम को एक ही वीडियो के अंदर कवर करने के लिए कम से कम 18 से 20 मिनट तो कम से कम वीडियो बनने में लगता ही है। ठीक है, फिर एक जरूरी सूचना यह है कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो क्या मेरी वीडियोज को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एनपीएस और यूपीएस में डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे पहला तो। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि आपको कौन सी पेंशन स्कीम फायदेमंद रहेगी, एनपीएस या यूपीएस। ठीक है, इनमें से कौन सा आपको चुनाव करना चाहिए। तो हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे, समय को ज्यादा यहाँ खराब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं उन्हीं का डाटा ले लेता हूं जो पहले पिछली वीडियो में हमने लिया था। उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि किस प्रकार से हमने उनका 100% कॉर्पस निकाला था। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर जो एनपीएस के अंदर टोटल कॉर्पस है जो 27 लाख कुछ रुपए हो गया था, तो हम उसको क्या लेकर के चलेंगे, 27 लाख रुपए लेकर के उस कॉर्पस को लेकर चलेंगे। उसके आधार पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि अगर हम मान लो कि आज से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा उस कैलकुलेशन पे, लेकिन जो अभी फिलहाल में जो रिटायर गए हैं बल सदस्य, उनकी एनपीएस फंड या कॉर्पस के आधार पर ही हम अगले 5 साल की गणना करेंगे। क्योंकि यूपीएस में प्रावधान है कि 25 साल के बाद ही वीआरएस ले सकते हो, एनपीएस के अंदर आप 20 साल होने पर वीआरएस ले सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो एनपीएस का जो जमा पैसा है उनका 5 साल का हम आगे और उसी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू रखते हुए हम देखेंगे कि 25 साल में कॉर्पस कितना हो जाएगा, उसके पश्चात एनपीएस में कितनी पेंशन बनेगी। ठीक है, और जो यूपीएस में आपको मालूम है जो कॉर्पस है वो कर्मचारी को वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉर्पस है कर्मचारी का, तो कॉर्पस को गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और उस कॉर्पस से क्या करेगी, आपको पेंशन देगी। ठीक है, जिसकी 50% गारंटी रहेगी, तो उसी कॉर्पस से क्या है, गवर्नमेंट है जो आप लोगों को पेंशन देगी। ठीक, तो उसके बाद में क्या होगा कि जो लास्ट में जब यानी कि आपकी सुपर एन्युएशन के बाद में या कभी भी आपको पैसा है जो वापस नहीं मिलेगा, तो हम दोनों को कैलकुलेशन करेंगे कि इनमें हमें फायदा किस पेंशन योजना में रहेगा। ठीक है, देखो जो नए न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उनको मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि फिर आगे उनको वीडियो देखने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ये जो पार्टिकुलर्स है एक बल सदस्य का है जो कि कब रिटायर किए हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। एक ये 30/11/2024 को, टोटल सर्विस 20 ईयर 3 मंथ 26 डेज है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या लेना देना है, एक तो मंथली पेंशन है जो एक्सपेक्टेड है 11,500, और 20% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस फंड, यानी कि 20% कॉर्पस हो रहा है 5,42,000 रुपए। तो ये 20% कितना है, 20% बराबर है, यहाँ पर हम इसको क्या 100% निकाल के मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रोक्स हो रहा है, अगर हम इसकी 1% निकालेंगे तो 20 का भाग लगा देंगे, और 100% कॉर्पस यदि हम एनपीएस का ज्ञात करेंगे तो यहीं से 100% हम निकाल लेंगे। इसको सबको काट पीट के गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 27,10,000 रुपए आएगा। ठीक है, 27,10,000। ठीक, तो ये 27 लाख रुपए जो हम आगे जो गणना के अंदर लेंगे तो इन बल सदस्य के अनुसार लेंगे। एक दूसरे बल सदस्य और हैं उनका 26,90,000 रुपए है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका बेसिक भी यहीं पे देख लेते हैं जिससे आगे वीडियो में हमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेसिक है 42,800, और जो मैं पहले वीडियोज में बताया हूँ उसमें 41,000 रुपए बेसिक थी। ठीक है, तो कोई ज्यादा फर्क है नहीं बेसिक और यानी कि टोटल कॉर्पस के अंदर एनपीएस का। ये 20% के बराबर है, 100% कितना 27 लाख के बराबर। इसी डाटा को लेकर के हम आगे क्या करेंगे, गणना करेंगे, क्योंकि बाकी जब सब चीजें वो सेम रहेंगी। ठीक है, इनमें कोई फर्क ना तो यूपीएस में आएगा ना एनपीएस में, जैसा हमें यानी खाली इसको छोड़ करके। ठीक है, तो हम इसी को लेकर के अब आगे गणना करेंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे, वीडियो में बढ़ते हैं अब आगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेटर पर चलते हैं। ठीक है, वहां से हम पता करेंगे, और बहुत ही विश्वसनीय कैलकुलेटर है, ऐसा नहीं है। देखो ये मैंने एनपीएस का कैलकुलेटर यहाँ पर खोल लिया। ठीक है, इस कैलकुलेटर में थोड़ी सी खामी क्या है, क्योंकि ये 60 वर्ष जब सुपर एन्युएशन के टाइम तक या उसके बाद तक के आपके लिए यानी कि दिखाएगा प्लान को, लेकिन हम उसकी यानी कि 5 साल की जो लिमिट है उसको किस आधार पर उसको मैनेज करेंगे कि उसकी एज को 55 कर लेंगे, तो 5 साल का जो फंड है वो हम निकाल लेंगे उस आधार से। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस एज को क्या करूंगा ना 55 कर दूंगा, क्योंकि हमें 25 साल की
यानी कि ये सर्विस कंप्लीट होने का हमें इंतजार करना, उसी की कैलकुलेशन हमें करनी है, ठीक है। तो 55 और 5 60 हो जाएंगे, इधर 20 और 5 25, यानी कि यूपीएस की वीआरएस की यानी कि जो समय अवधि है उसको पूरा कर लेगा कर्मचारी, ठीक है। तो उस पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि टोटल जो एनपीएस का जो बैलेंस है वो कितना था उस कर्मचारी का, 27 लाख रुपए मान लेता, कुछ हजार था, लेकिन इसको हम क्या करते हैं राउंड फिगर में 27 लाख रखेंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन में हम लोगों को क्या है आसानी रहेगी, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया 27 लाख रुपए। अभी हम क्या करेंगे, जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है कि उनकी 42,000 रुपए हम बेसिक मान लेते हैं, 53% सॉरी उन पे डीए हो गया, तो 42,000 और 53% उस पे मान लेते हैं 22,000, यानी कि 63,000 रुपए। तो 63,000 का 10% हम 6300 रुपए क्या ले लेंगे, राउंड फिगर में डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो 10% कर्मचारी का हो गया, ये एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, यानी 1% है जो 630 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे 14 से इसको इंटू कर देंगे, तो इसका जो टोटल है जो यानी कि 6 के 24 और 4 तिया 12, तो 2520 और 6300, तो ये हो जाएगा आपका यानी 8800 रुपए, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर कितना ले लिया, 8800 रुपए, यानी ये तो हो गया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ये हो गया गवर्नमेंट का। अब इंक्रीज कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर बाय, तो हम यहाँ करेंगे ना परसेंटेज से बढ़ा लेंगे, यानी 10% का इंक्रीमेंट मान लेते हैं हम, ठीक है, कि हर साल उसका जो कंट्रीब्यूशन है 10% से बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मली आप मानते हो 3% और 4% का 2 डीए मान लीजिए और 3% का इंक्रीमेंट, तो हम यहाँ 10% ही मान करके चलेंगे यहाँ पर, ठीक। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है अभी 9-10% के आसपास एनपीएस फंड दे रहा है, तो हम इसको 10% ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, पूरा जो 5 साल बाद यानी कि 25 साल की एज में, जब एम्प्लॉय 25 साल पूर्ण सर्विस पूर्ण होने के बाद में अगर मान लीजिए यूपीएस से रिटायर जाएगा, तो उस समय कितना फंड उसका हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी कैलकुलेशन है जो यहाँ पर अभी निकल करके आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, जो आपका जो 27 लाख रुपए है वो 5 साल के बाद में, ठीक है, उसका 27 लाख का ब्याज प्लस में जो हर साल हम इसमें जो कंट्रीब्यूशन करेंगे 5 साल तक, वो टोटल कितना हो जाएगा, वो 57,46,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57,46,000 रुपए। तो या तो हम इसको 57.5 लाख ले सकते हैं या 57 लाख रुपए ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कम ही लेके चलेंगे, हम कितना ले लेंगे, 57 लाख रुपए लेंगे बस मात्र, ठीक है। 57 लाख ही हम इसको लेकर के चलेंगे, ठीक। तो उससे क्या है कैलकुलेशन आसान रहेगी। अभी क्या होता है उस कंडीशन में, जब अगर वह व्यक्ति 25 साल के बाद में एनपीएस से यदि वो रिटायर जाता, तो इसका 20% क्या है एम्प्लॉय को यानी कि लमसम के रूप में दे दिया जाता, ठीक है, जैसा कि एनपीएस का नियम है। तो मैं इसका निकाल दूंगा 20% डायरेक्ट, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 11,40,000 रुपए। ये तो क्या है उस एनपीएस से रिटायर यानी वीआरएस लेने पर 25 साल के बाद में इतना फंड तो लमसम के तौर पर 20% से एनपीएस से मिल जाएगा। लेकिन यूपीएस के अंदर क्या होगा, ठीक है, अभी क्या है कि ग्रेजुएटी वगैरह सब सेम रहेंगी, लिविंग केसमेंट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, उसका आपको यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली पेंशन और लमसम अमाउंट यहाँ पर निकालूंगा। तो एनपीएस के अंदर क्या है कि लमसम अमाउंट यहाँ से तो 11,40,000 रुपए उनको मिल जाएगा, यानी 5 साल के बाद में, ठीक है। अभी कितना मिला था, 5,20,000 के आसपास उनको मिला था। अभी इससे जो रिमेनिंग जो बैलेंस बचा, यानी कि 57 लाख रुपए में से हम 11,40,000 निकाल देंगे, तो यानी कि लगभग इधर हम 46,000 रुपए छोड़ दिए थे, तो इधर 40,000 छोड़ देंगे, तो इसको कितना ले लेंगे हम, 46 लाख रुपए ले लेंगे, कितना 46 लाख ले लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, उस एम्प्लॉय को ये 80% जो उसकी एन्युटी बच गई है, रिमेनिंग जो 80% यानी कि 80% के बराबर है, 20% तो लमसम गवर्नमेंट ने दे दिया। एनपीएस अकाउंट के बारे में, एनपीएस के मामले में फर्स्ट केस में मैं बात कर रहा हूँ, फिर हम यूपीएस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब एनपीएस में क्या होगा, 46 लाख से उसको एन्युटी मिल जाएगी। अभी क्या है कि जो 46 लाख पर जो उसको इंटरेस्ट रेट जो पर ईयर मिलेगा पर एन्यूम, वो कितना होगा, वो 6% मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो क्या करेगा एन्युटी खरीदेगा। तो अभी तक ये देखने में आया कि 6% है, जो इससे कम तो आपको इससे कम इंटरेस्ट यानी 0.5 पर मंथ के हिसाब से आपको इस पर इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा और आपको पेंशन मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर 40 लाख का 6% भी अगर यहाँ पर निकालता हूँ, कितना 40 लाख का 6%, 3 6 चौके 24 और 3 27, यानी 2,76,000 रुपए पर एन्यूम हो गया। अब पर मंथ की हम इसकी अगर मान लीजिए कि यानी कि पेंशन निकालेंगे तो इसको 12 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो 12 दूना 24, बच गया 3 और 12 तिया 36, यानी 23,000 रुपए उसको क्या मिलेगी 5 साल के बाद में। जो व्यक्ति 2024 में जो रिटायर हुआ है, अभी तो उनकी बन रही है 11,500 रुपए, 5 साल के बाद यानी कि 2029 के अंदर इनको 23,000 रुपए एनपीएस फंड से क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। ये तो बात हो गई एनपीएस के मामले में, और लमसम कितना मिल जाएगा, 11,40,000 रुपए, ठीक है। ये खाली एनपीएस अकाउंट से मिलेगा, ठीक है, बाकी इसमें और कुछ इंक्लूड नहीं है, वो सब यानी उनको छोड़ के एक्सक्लूड, यानी कि लिविंग केसमेंट, ग्रेजुएटी वगैरह और जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तब ये तो हो गया, आप ध्यान रखना एनपीएस में कितनी पेंशन हो गई, 23,000 रुपए। हम इसी अमाउंट पर, ठीक है, यानी सॉरी इस अमाउंट पर नहीं, उसकी बेसिक पर। अब बेसिक कैसे ज्ञात करेंगे आज से 5 साल के बाद की, अभी क्या है 53% डीए चल रहा है। मैं इसमें क्या है ना कि
पे कमीशन को शामिल इसलिए नहीं किया हूं क्योंकि पे कमीशन जब लगेगा तो वो तो एनपीएस के अंदर भी लगेगा, 4 साल तो उसका वो लाभ लेगा ही लेगा, 3 से 4 साल तो जब 3-4 साल वो उसका पे कमीशन का लाभ लेगा, तो यहाँ क्या है कि 5 साल के लिए पे कमीशन ना तो मैंने एनपीएस में लिया था ना इसमें लेंगे। हम उसकी जो लास्ट जो बेसिक सैलरी है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा हर साल 10% है जो क्या कर देंगे हम उसकी सैलरी को इंक्रीज कर देंगे। वो कैसे करेंगे सर, तो देखो क्या है, अभी 42,000 रुपए मान लो, 42,000 कुछ रुपए था उनका बेसिक, तो मैं 42 ही ले लेता हूँ, ठीक। 42,000 में उनका आज का मैं बेसिक ले रहा हूँ, प्लस में 53% क्या है, डीए है। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, इंक्रीमेंट और डीए दोनों एक साथ लगा दूंगा, तो मैं हर साल 10% का इंक्रीमेंट यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, 10% का, ठीक। तो 5 साल का कितना हो जाएगा, यानी कि 50% तो आप मिनिमम मान सकते हैं आप कि 50% है जो उनकी बेसिक और बेसिक प्लस डीए तो उनका बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दोहराई की बात नहीं है, आराम से 50% है जो उस समय तक बढ़ जाएगा, और भी हो सकता है ज्यादा भी बढ़ जाए, लेकिन मैं 50% ले लेता हूँ क्योंकि अभी आप देखो 25, 26, 27, 28, 29 पे कमीशन उसमें भी नहीं लिया, इसमें भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो 3% के 15% तो इनका क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 5 साल का, ठीक है। ये तो इंक्रीमेंट हो गया 15%। और अगर हर साल मान लीजिए कि हम 7 साल सॉरी 7% वो भी मानते हैं डीए, तो यानी 7 पंजे 35% डीए हो गया। तो दोनों मिला के मैं आपको यानी कि बता रहा हूँ 50% तो मिनिमम इनकी सैलरी है जो बढ़ जाएगी। अब अगर मान लीजिए 50% जो सैलरी बढ़ेगी, तो अभी 42,000 और उधर में 22,500 यानी लगभग 63,500। तो हम 63,500 ना लेकर के क्या करेंगे इसको, यानी 63 ही ले लेंगे, 200-300 रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमको क्या है कि उस अप्रोच तक पहुंचना है, लगभग तक पहुंचना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 103% कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। 42,000 को डायरेक्ट 103% कर देंगे, ठीक। तो उनका क्या है, जो 5 साल के बाद का जो बेसिक प्लस डीए निकल करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 42,000 का हम क्या करेंगे, सीधा सीधा निकाल देंगे हम 103%। देखो 103% निकाला तो ये कितना हो गया, 43,260 रुपए, यानी इसको भी हम क्या ले लेते हैं, 43,000 ले लेते हैं। और पहले का बेसिक कितना था इनका, 42,000। तो दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, यानी कि 95,000 इनका क्या हो जाएगा, 5 साल बाद मिनिमम इनका बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब इस 95 को मैं 5,000 रुपए और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो 95 से ज्यादा होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बढ़ा लेता हूँ। 1,00,000 रुपए में उनकी क्या मान लेता हूँ समय, बेसिक प्लस डीए में उनका मान लेता हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंथली इमोलूमेंट। उनका लास्ट जो मंथली इमोलूमेंट कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए हो जाएगा 5 साल के बाद। अब यूपीएस के तहत क्या होगा, यानी लास्ट पेमेंट यार पिछले 12 महीने की जो पेमेंट आपकी जो डलेगी उसका एवरेज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1,00,000 का हम जो एवरेज है वही मान लेते हैं 12 महीने की पेमेंट, ठीक है। 1,000-2,000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे 1,000-2,000 ज्यादा मिले चाहे कम मिले, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 1,00,000 रुपए उनकी 12 महीने की क्या मान लेते हैं, एवरेज मंथली वो मान लेते हैं। तो उस समय क्या होगा कि आपका डीए वो लगभग 80 प्लस हो जाएगा, 85 के आसपास हो जाएगा, और 15% इनका वो बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ 15% 42,000 का यहाँ पर बढ़ाऊंगा, तो उससे भी कोई फायदा नहीं, हम दोनों को क्या कर देंगे, यानी 50% कर देंगे, जो कि गारंटी यूपीएस के अंदर दी गई है कि लास्ट बेसिक प्लस डीए का 50% है, जो पिछले 12 महीने का एवरेज का 50% हमें जो क्या देंगे, पेंशन। तो लास्ट बेसिक प्लस डीए 1,00,000 रुपए है, ठीक है। तो 1,00,000 रुपए तो हम इसको क्या करेंगे 50% यानी कि 2 से भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए। तो यूपीएस के तहत आपको पेंशन तो मिलेगी 50,000, लेकिन कब मिलेगी, वो अभी 25 साल के बाद नहीं मिलेगी। जिन लोगों की मान लीजिए कि उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी उनके लिए तो फायदेमंद हो गया, लेकिन किन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं रहेगी इस कंडीशन में, कैसे, जैसे एक कंडीशन यहाँ पर आ जाती है, मान लीजिए कि कोई सिविल कर्मचारी है, 35 ईयर्स में भर्ती हुआ किसी डिपार्टमेंट के अंदर, मान लीजिए टीचर में भर्ती हुआ 35 ईयर्स में, तब तो उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसकी 25 साल यानी कि रिटायर होते होते क्या होगा, वो रिटायर कर जाएगा, 60 साल उनका पूरा हो जाएगा, तब तो उसके लिए तो यानी कि ये यूपीएस प्रणाली है जो पेंशन के हिसाब से अच्छी है। लेकिन किन लोगों के लिए अच्छी नहीं है, अब मैं आपको समझाता हूँ। वो ऐसे लोगों के लिए यानी कि अच्छी नहीं है यूपीएस प्रणाली, मान लीजिए उस मामले में भी नहीं है, खैर वो मैं बाद में कैलकुलेशन में आगे हम देखेंगे। लेकिन जो व्यक्ति 20 से 22-25 साल तक वो मान लीजिए कि भर्ती होके आया 22 साल में, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 22 साल, वैसे बहुत सारी बच्चे ऐसे हैं कि यूपीएससी भी 20-21 साल में आजकल निकालने लग गए, ठीक है। 20 साल के अंदर वो 22 साल के अंदर भर्ती हुआ, 25 साल वो क्या किया, सेवा किया, तो उसकी उम्र कितनी हो गई, 47 ईयर्स हो गई। अब उसको क्या करना है, उसको वीआरएस लेना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि अब उनको 13 साल तक उनको क्या है, पेंशन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएस के अंदर प्रावधान है कि जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तब आपको पेंशन स्टार्ट होगी। इतने इनको भी 13 साल तक किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। पहली बात तो उसका परिवार का खर्चा वो कैसे चलाएगा वो अलग बात है, लेकिन जो 13 साल तक जो पेंशन नहीं मिल रही है, और एनपीएस के अंदर आपको कितनी मिल रही थी, 23,000 रुपए पेंशन मिल रही थी, ठीक है। और जो व्यक्ति जो 25 साल सर्विस करने के बाद में वीआरएस ले रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्टिव इनकम का सोर्स होगा, तो अपना खर्चा तो निकाल लेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे यूपीएस में माना जा रहा है कि उसका कुछ ना कुछ तो एक्टिव सोर्स होगा,
तो एनपीएस में भी हम मान लेते हैं उसके पास कुछ ना कुछ एक्टिव सोर्स होगा। लेकिन ये जो 23,000 रुपए जो पर मंथ उनको जो पेंशन मिल रही है एनपीएस से 13 साल तक, अब इसका पैसा कितना होगा, ठीक है, उसको हम जोड़ के देखेंगे। और जो यूपीएस के अंदर जो इतना पैसा जो जमा है 57 लाख रुपए, ठीक है, ये जो 57 लाख रुपए जो जमा है वो कितना हो जाएगा 13 साल के बाद में, तब जाके हमको समझ में आएगा कि एनपीएस पेंशन स्कीम अच्छी है या यूपीएस अच्छी है। तो हम देखते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, ठीक है। अब देखो एनपीएस से कितनी पेंशन निकल करके आई थी 23,000 रुपए। तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट केस यानी कि 23,000 रुपए, यानी कोई व्यक्ति 23,000 रुपए की एसआईपी करता है पर मंथ, क्योंकि उसको तो एनपीएस में पेंशन मिल रही है 23,000 रुपए। तो वो क्या होगा कि उनके पास में मान लेता हूँ फर्स्ट मंथ में उन्होंने क्या किया, पेंशन मिली उनको, और वो 23,000 रुपए का क्या कर दिया, लमसम कर दिया पहले फर्स्ट मंथ। जब भी आप एसआईपी करें तो सबसे पहले लमसम जरूर करें, पहला जो एसआईपी का जो पेमेंट है उससे, ठीक है, उसका मैं बाद में फायदा बताऊंगा, इसका बहुत बड़ा फायदा है। एक फिर वो रेगुलर डिपॉजिट भी 23,000 रुपए का कर रहा है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। या इंक्रीज, अब इंक्रीज इसमें तो कुछ होगा नहीं, एनपीएस में तो ये तो फिक्स है, इंक्रीज को हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, ठीक। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो अभी ऐसे ऐसे प्लान है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, अगर आप एसबीआई में के अंदर अगर आप प्लान ले लेते हैं तो आराम से आपको 10 से 12% 14% तक का रिटर्न है जो म्यूचुअल फंड वगैरह में एसआईपी वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। तो 13 साल बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, 13 साल में आपको आराम से 14% तक के रिटर्न एसआईपी या म्यूचुअल फंड में मिल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा हमने, क्योंकि पूरी जितनी इकोनॉमी है ऑल वर्ल्ड की वो शेयर मार्केट से चलती है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी वैल्यू भी शेयर मार्केट के आधार पर ही उनका आकलन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न ले लिया कितना, 14% का। टर्म हमने ले लिया यहाँ पर यानी 13 ईयर, 13 साल तक उनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अब यहाँ पर देखना आप ये कितना पैसा ये हो जाएगा, पहले तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि वो व्यक्ति एनपीएस की यानी कि पेंशन लेके कितना रुपया 13 साल में बना लेगा उसको। तो आप यहाँ पर देखिए, अभी उस व्यक्ति ने अभी तक गवर्नमेंट से 96,54,412 रुपए ले लिए, अभी तक कितने ले लिए, 96,54,412 रुपए, यानी कि ये अभी तक गवर्नमेंट से ले चुका है, ठीक है। जबकि मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन की है, इससे अच्छी कैलकुलेशन कोई व्यक्ति कर नहीं पाएगा, ठीक है। ये 96,54,000 रुपए उसने ले ली, ठीक। अब उसको जो जितना भी जो कैश मिला था 11,40,000 रुपए जो एनपीएस से जितना उसको ग्रेजुएटी का अमाउंट मिला और भी उसको जो फायदा मिला, तो ऐसे करके 20-22 लाख रुपए से ऊपर उसको आराम से 22-23 लाख रुपए से ऊपर उसको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो 25-30 लाख रुपया था अगर उसका इन्वेस्टमेंट कर दे तो वो तो अलग ही चीज है, उसका तो आप छोड़ दीजिए। अगर उसका आकलन करने में आप बैठूंगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि सर ये क्या कर दिया, ठीक है। और उस पर भी अगर आपको डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो आप दोबारा से आप एनपीएस वर्सेज यूपीएस कमेंट में कमेंट बॉक्स करना, मैं उसका भी पूरा एक कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर पेंशन का ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग फिर ज्यादा लंबी वीडियो को देखते नहीं हो, बीच बीच में कट कर करके देखते हो, उससे क्या ना कि आप भी समझ में नहीं आता है आपको भी, और मुझे भी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो अभी क्या होगा, 96,54,412 रुपए में यहाँ पर मान लेता हूँ, ठीक। इतना पैसा उसने गवर्नमेंट से ले लिया, ये 13 साल के बाद में कितना हो गया, 96,54,000 रुपए। अभी आप इसका कमाल देखना 96 लाख रुपए का, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा इसका पावर। एक होता है SWP प्लान, ठीक है। आप ट्रस्टेड बैंक में, चाहे वो आपका HDFC हो, SBI बैंक हो, ICICI हो, किसी भी बैंक के अंदर आप SWP करवा सकते हैं। जो बैंक है जो यानी गवर्नमेंट फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करती है 70%, और 30% इक्विटी में लार्ज कैप में वो लोग हैं जो पैसा लगाते हैं, उसमें आराम से 13.5-14% तक का आपको यानी कि आपको CAGR मिल जाता है। तो आप उस प्रकार के फंड में 96 लाख रुपए को डाल सकते हैं, ठीक है। 96,50,000 के समथिंग हुआ था, मैं 96 लाख ही मान लेता हूँ, ठीक। 96,960,000, 96 लाख। अब रेगुलर विड्रो का मतलब होता है कि पर मंथ आपको कितना पैसा उस फंड के अंदर से आपको निकालना है, ठीक है, जितने की आपको जरूरत है। अब मैं यहाँ पर लेकर के चलूंगा कि आप 30,000 रुपए पर मंथ उस समय उस फंड से आप निकाल रहे होंगे, ठीक है। 30 लाख रुपए यानी 30,000 रुपए, सॉरी 30,000 रुपए का मतलब हो गया यानी 3,60,000 रुपए आप पर एन्युअम उस फंड से आप निकाल रहे हो, ठीक। इंक्रीज या डिक्रीज रेगुलर विड्रॉल एवरी ईयर, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3% कम, यानी हर साल इसमें 3% बढ़ा के निकालेंगे, यानी कि 900 रुपए बढ़ा के, यानी कि हर साल हम इससे निकालने वाले। एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो कई सारे फंड है जो 13.68 जो SBI बैंक देता है, उसका मैं यहाँ पर लेकर के चलूंगा एग्जैक्ट, जो पिछले 20 से 25 साल से वो दे रहा है। तो मैंने उसी फंड को ले लिया क्योंकि उसमें आपका पैसा सेफ रहता है। उसमें क्या है कि सारा पैसा 70% पैसा है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाया जाता है, जो बाकी जो 30% है उसमें से 20% जो पैसा है इक्विटी के अंदर लगाया जाता है, 10% है जो अदर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े बड़े, उनको लोन के तौर पर इन्वेस्टमेंट उनको दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो 13.68 का रिटर्न है जो आपको आराम से मिल जाएगा। अब विड्रॉल का भी टर्म में अभी आप 60 साल के हो गए हो, तो व्यक्ति की आयु है जो अभी घट करके 85-80 के आसपास हो गई है, ठीक है। तो अभी ज्यादातर जो व्यक्ति है जो 80-85 के आसपास तक ही जी पाता है, तो हम इसको 25 ईयर्स तक इसको क्या मानेंगे, ठीक है,
कि आप इसे विड्रॉ करें। इसको आप 25 ईयर्स मान सकते हो, चाहे 20 ईयर्स भी इसको आप ले सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार कि कितने साल तक आप उससे पैसा निकालना चाहते हैं। लेकिन अभी आप इस 96 लाख की आप कैलकुलेशन देखना इसमें, इस प्लान के द्वारा। तो अभी आप देखिए इसके अंदर मैंने इसमें कोई वीडियो कट नहीं है, आप दोबारा से डाटा देख सकते हैं और कैलकुलेटर डाउनलोड करके किसी भी कैलकुलेटर में जाकर आप इसका SWP का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो आपका जो 96 लाख रुपया था ना, वो बढ़ करके 15,50,70,458 रुपए हो गया। कितना हो गया? आपका पैसा लगभग 15 गुना हो गया, 15 से 16 गुना, जो आपका 96 लाख रुपया था। और टोटल आपने 1,31,00,000 रुपए इसके अंदर से निकाल भी लिया है। यानी कि जितना आपने लमसम किया था उससे यानी कि 1.5 गुना, लगभग 1.5 तो नहीं 1.3 आपने वो निकाल लिया है। यानी जितना पैसा आपने लगाया था उससे तो ज्यादा निकाल लिया आपने। साथ में जो आपने पैसा जो निकाल रहे थे और जो आपका ब्याज जो बच रहा था, वो SIP कंपाउंड हो के 13 साल के अंदर कितना हो गया, सॉरी 25 साल के अंदर कितना हो गया? 15,50,00,000 रुपए। ठीक है, तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 30,000 रुपए आपको यहाँ पेंशन तो यही दे रहा है, ठीक है, और 23,000 आपको पहले से मिल रही है। तो 30 और 23 कितना हो गया? 30,000 रुपए तो आप इससे हर मंथ पर मंथ निकाल ही रहे थे ना, 3% का इंक्रीमेंट भी आप इसके अंदर ले रहे थे। लेकिन मैं फर्स्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूँ 30,000 का। फिर मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि आप लास्ट 25वें साल में आपको कितने पर मंथ, आपको हर महीने कितनी उस समय यानी कि पैसा मिल रहा होगा। और 23,000 रुपए आप किससे ले रहे हो? NPS की उससे ले रहे हो, इंटरेस्ट से ले रहे हो, जो कॉर्पस से, जो एन्युटी खरीदी आपने 80% पैसे से। तो 53,000 रुपीज तो आपको यहीं से मिल रहे हैं NPS के पैसे से। अभी मैंने इसमें किसी भी प्रकार का अन्य फंड को मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। अगर उस फंड को इंक्लूड और कर दूं तो ये जो बहुत आगे तक जा सकता है। और उसके बाद आपको 15.5 करोड़ रुपए मिल जाएगा। ठीक है, तो 15.5 भी ना मिला तो 50% भी अगर इसको समझे तो तुमको 7.5 करोड़ रुपया तो मिल गया ना भाई। यहाँ तुम इसको 50% भी मानते हो सकता है कि आपको लगेगा सर इतना तो इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा 13.5, तो आपने सोचा यार 10 ही मिलेगा। मैं मान लेता हूँ 10 ही मिला, पर लेकिन आपको आधा पैसा तो मिला ना, इतने की तो आप सोच सकते हो, इतने की तो गारंटी है। आपको लगता है कि इसमें फंड आपका कम पड़ रहा है, आप 30 से 25 कर लो, हर महीने का आपका पैसा निकालने का टाइम जो अमाउंट है वो कम कर दो, आप 25,000 कर लो। ठीक है, उसमें 3% का इंक्रीमेंट है, आप 4 कर लो। ठीक है, उसमें क्या आप इस डाटा को पूरा आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो डाटा है इसमें जैसे आपको लगता है कि सर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है जो 13.68 तो नहीं मिल पाएगा, 10 ही % मिलेगा, तो आप यहाँ 30,000 की जगह 25 निकालिए, 20,000 ही निकालिए, फिर उससे कैलकुलेशन करके देखिए कि उस समय कितना फंड हो जाएगा, कितना पैसा निकालने से कितना होगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पर रिपोर्ट आपको दिखाने लगा तो जो लास्ट ईयर जो 25वें साल आप जो पर एन्यूम जो आप पैसा निकालोगे ना इस फंड से, वो कितना निकल रहा होगा आप यहाँ देखना, 7,31,805 रुपए आप यानी कि अमाउंट विड्रॉ कर रहे होंगे, यानी कि लगभग दुगना। लगभग दुगने का मतलब है कि 7,31,000 यानी 30-30-60 और 6-7-20, हाँ 60,000 रुपए पर मंथ आपको 25वें साल में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो NPS है उसको बीट कर पाएगा यूपीएस कभी भी, अगर जिस कंडीशन पर अभी यूपीएस खड़ा है ना, उसमें किसी भी हालत में NPS को बीट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अभी के कंक्लूजन से ये लगता है कि NPS है जो किसी यूपीएस से बेहतर है। अब देखो क्या होगा, गवर्नमेंट को यूपीएस के अंदर किस प्रकार से फायदा है जो नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बताया था आपको कि भाई वो पैसा हो गया 57.5 लाख रुपए। ठीक है, कितना हो गया था? 57.5 लाख रुपए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसी को बैक कर देता हूँ और उसको लमसम में डाल देता हूँ। ठीक है, किसके अंदर डाल देता हूँ? उस 57 लाख रुपए को अगर मैं लमसम में डाल देता हूँ, ठीक है, तो उसका CI निकाल लेते हैं खाली। ठीक, मान लो हमने गवर्नमेंट ने हमारा पैसा है जो होल्ड कर लिया 13 साल के लिए 57 लाख रुपए को, उसको 50,000 46,000 को छोड़ दो, 57 लाख रुपए में कैलकुलेशन के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, रेगुलर डिपॉजिट तो हम कर नहीं रहे, ठीक, उसको छोड़ दीजिए आप। एनुअल इंटरेस्ट रेट अगर लमसम गवर्नमेंट है जो कोई किसी अब सर्विस प्रोवाइडर जो यानी कि हमारे NPS के प्रोवाइडर हैं, तो उसी प्रकार का उसका भी यानी NPS की जगह UPS का प्रोवाइडर हो जाएगा। तो आपके पैसे को ऐसा तो है नहीं कि आपके किसी लाइफ इंश्योरेंस में लगा के छोड़ देगा, हमें क्या पता वो हमारे पैसे का बैंक वाले हैं जो क्या कर रहे हैं, का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका, हमें तो पता नहीं है। बहुत बड़ा गेम है बैंकिंग क्षेत्र है जो। ठीक है, आप लगाओगे पैसा FD में, लेकिन बैंक वाला आपके पैसे को और कहीं यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बैंकिंग के बारे में ना तो आपको जानकारी है ना मुझे इतनी जानकारी, जितना मुझे जानकारी है, अगर मैं मानूं लमसम डिपॉजिट अमाउंट है जो 57 लाख रुपए है, एनुअल इंटरेस्ट रेट अगर मैं NPS का भी मैं मान लेता हूँ तो 10% में मान लेता हूँ। ठीक है, और 13 साल तक अगर ये पैसा है जो पड़ा रहता है हमारे सर्विस प्रोवाइडर यानी कि NSDL किसको देगा, आप किसको सेलेक्ट करोगे सर्विस प्रोवाइडर को। ठीक है, अगर उसके पास ये 13 साल पैसा पड़ा रहेगा आपका 57 लाख रुपया, तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 13 साल तक तो आप यूपीएस में पेंशन दोगे नहीं जब तक उस व्यक्ति की एज है जो 60 वर्ष नहीं हो जाती है। तो 13 साल तक गवर्नमेंट के पास ये पैसा रहेगा, वो पैसा कितना हो जाएगा? 1,96,77,936 रुपए। कितना हो रहा है? 1,96,77,936 रुपए। तो मैं 10% नॉर्मल लिया, बाकी 12-14% तक मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर इसको और कम कर लो, आप बोलोगे सर इतना कहाँ दे पाएगा, मैं बोला ठीक है 10 भी मत मानो 9 मान लो,
9 भी आपने माना, तब भी आपका पैसा कितना हो रहा है, 1,74,00,000 रुपए। ठीक है, तो मैं ना 1,90 मानूंगा ना 1,74 मानूंगा, मैं 1,70 मान लेता हूँ, 1,70,00,000 रुपए। अब 1,70,00,000 रुपए अगर इसका SWP, अब क्योंकि SWP हो गया तो गवर्नमेंट के अकाउंट में पड़ा है, या फिर जिस सर्विस प्रोवाइडर के पास जो जिससे आप जो आपको पेंशन देगा उसके अकाउंट में पड़ा है। अब 1,70,00,000 रुपए अगर हम उसके पास में रखे हुए हैं, 17,000 दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 17 लाख 1,70,00,000। अभी देखो, अभी वो लमसम इतना तो पड़ा है, अभी वो आपको कितना पैसा देगा, मैंने उस पहले कैलकुलेशन करके बताया कि यूपीएस के अंदर आपको 50,000 रुपए पेंशन वो देगा, तो हम यहाँ निकालेंगे कितना, 50,000 रुपए निकालेंगे, क्योंकि 50,000 रुपए हमें वो पेंशन दे रहा है पर मंथ। अब इंक्रीज और डिक्रीज, तो मैं इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में यहाँ भी फिलहाल के लिए 5% में मान लेता हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो 13-14% नॉर्मली आदमी को मिलता है, क्योंकि आपका पैसा रखा है तो ऐसा थोड़ी है कि किसी बीमा में लगा के छोड़ देगा वो। ठीक है, विड्रॉल टर्म हो सकता है कि आप कितने साल तक, 25, 30, 40 साल तक भी आप पेंशन ले सकते हैं, तो 40 साल में यहां मान लेता हूं। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आप देखना थोड़ा, अब आप इस कैलकुलेशन को काउंट करके देखो कितना हो गया। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, और मैंने यहाँ किसी प्रकार का एडिट इस वीडियो को किया नहीं, बहुत लोग एडिट करके बनाते होंगे, लेकिन मेरे पास मैंने यहाँ किसी प्रकार से इसको एडिट नहीं किया है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,70,00,000 रुपए, 50,000 में आपको पेंशन भी दिलवा रहा हूँ यूपीएस के तहत। 5%, सॉरी ये 5% है, रुपीज मैंने गलत कर दिया, परसेंटेज है। ठीक है, तो अभी थोड़ा कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगा, वो वहाँ 5 रुपये कर दिया। ठीक, तो ये रेगुलर विड्रॉल है जो एवरी ईयर आप 5% बढ़ा भी रहे हो, 14% रिटर्न मिल रहा है, 40 साल तक आपको पेंशन देगा, तो थोड़ा भी डाटा में चेंज आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने थोड़ा ज्यादा हो गया था, 5 रुपये हो गया, तो 5% इंक्रीमेंट की जगह में हर साल वो 5% बढ़ा के भी देगा आपको। तो आप इसमें देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, क्या कैलकुलेशन है भाई ये, 190 करोड़। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हजम नहीं होगा हम लोगों को, छोटे कर्मचारी है ना, कम कर देता हूँ मैं रिटर्न को। आप 14% मत मानो, आप 10% से हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर कैलकुलेशन देखेंगे, एफडी तक क्या देखेंगे हम। 10% भी मैं यहाँ लेता हूँ तब भी कितना हो रहा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 28 करोड़ रुपए, तब भी 28 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास में आपका जमा रह जाएगा। ठीक है, इतना 50,000 रुपए पर मंथ पेंशन, फिर हर साल 5% इंक्रीम यानी बढ़ा करके भी आपको पेंशन देगा, तब भी आपके यानी कि 28 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट के खाते में आपके रह जाएंगे। मैं इसको और कम कर देता हूँ, आप बोलोगे कि नहीं सर आपने बहुत ज्यादा ले लिया, सॉरी 10% आपने ज्यादा, मैं 9% ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ कर मैंने देखा तब भी 15 करोड़ रुपया है भाई, आप 9 भी मत लो, 8 ही ले लो सर। ठीक है भाई, 8 ले लो। अभी भी आप देखो, 6,28,99,892 रुपए, अभी भी 6.5 करोड़ के लगभग पैसा आपका गवर्नमेंट के पास में रह जाएगा। ठीक, आप बोलोगे नहीं सर और कम कर दो, लो एक कम और कर देता हूँ, 7%, एफडी के बराबर तो ब्याज मिलेगा है, इतना तो मिलना चाहिए भाई। तब भी मिला जब भी 75 लाख रुपए आपका गवर्नमेंट के पास रह गया, यानी कि वो फंड है जो एफडी के बराबर भी अगर रिटर्न निकाला है आपका पैसा, तब भी आपका 75 लाख रुपया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 75 लाख रुपया अभी भी आपका गवर्नमेंट की तरफ रह गया। तो अब आप बताओ कि इसमें फायदा किसको हो रहा है, कर्मचारी को हो रहा है या जितनी भी सीडीएसएल के अंदर में जितने सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है उनको हो रहा है। तो इस पर मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगा, आप खुद समझदार हैं, आप देख सकते हैं। और ये तो मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन बताई, अगर मैं पूरा इसको कैलकुलेट करने बैठा ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि यार यूपीएस या एनपीएस में हमारा पैसा इतना भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लोग हैं जो, बहुत लोगों को मैं ऐसे को जानता हूँ जो घर बैठे हैं जो शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, मैं वो लेकिन आपको राय नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कोई सीवी रजिस्टर्ड किसी प्रकार का कोई एजेंट नहीं हूँ। आपका पैसा है, आप अपने जोखिम पर लगाएं, मेरे जोखिम पर ना लगाएं, क्योंकि मैं सीवी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। इसलिए आप पहले मार्केट को देख करके, अच्छे जो सेबी रजिस्टर्ड अच्छे जो लोग हैं उनसे आप पूछताछ करके ही आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें, मेरे कहने पर कभी ना करें। और विशेषकर वो लोग सावधान जरूर रहें जो फ्यूचर ऑप्शन, चैन वाले ऑप्शन में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, इंट्राडे कर रहे हैं। इंट्राडे तो चलो ठीक है, तब तक जब तक कि वो इतना तो निकाल लेता है 1,500 रुपए। जो ऑप्शन फ्यूचर की ट्रेडिंग में जो फंस गए लड़के, मैं कई ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो फंस गए, वो आज 10,000 रुपए कमाए हैं, कल 10,000 की जगह जो 10,000 जो कल कमाया था वो भी चला गया, और आज का 40,000 50,000 भी चला गया। ठीक है, एक दिन में 60-60, 70-70 हजार रुपए का लॉस देखा हूं मैं लोगों का। एक छोटे कर्मचारी जिसकी सैलरी 60,000 रुपए है पर मंथ, और शायद उसकी तो 60 भी नहीं होगी, ऐसे लोगों की जो मैं देखा हूं उनकी मुश्किल से नए नए लड़के हैं 50-50 हजार भी सैलरी नहीं होगी, वो एक ही दिन में मात्र 15 मिनट 20 मिनट की ट्रेडिंग में 60-60 हजार रुपए का लॉस करवा रहे हैं। बहुत लोगों को मैं समझाता हूँ जिनके बारे में मुझे पता चलता है। तो देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ये चैन है ना, ये बहुत बड़ी चैन है, 10,000 करोड़ की एक चैन बिकती है, मालूम है। आप उनसे कभी भी नहीं जीत सकते, कितना भी पैसा क्यों ना हो आपके पास में, जब तक 10,000 करोड़ रुपया इतना लेके बैठा है वो। ठीक है, तो उसको मालूम है कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ क्या करना है। ठीक, तो इस चक्कर में ना पड़े, इतनी जानकारी हमारे पास है नहीं, और जिसके पास जानकारी वो करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस वीडियो पर आप लोगों का
यानी क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है,